हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने भारत के सामान्य ज्ञान में इससे पहले भारत के इतिहास पढ़ा था। भारत के इतिहास में हमने आपका आधुनिक भारत का इतिहास देखा था और आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपीय कंपनी रहे आगमन का क्रम देखा। साथ में हमने क्या देखा था, आपका उनकी कोठी या फैक्ट्री वो स्थापित किए, उनका भी क्रम देखा था कि कहाँ उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी या पहली कोठी उन्होंने कहाँ स्थापित की। ठीक, उन्हें व्यापार के दृष्टिकोण से भारत को देखा तो था, लेकिन आगे चल के वो भारत को उस दृष्टिकोण से भी देखने लगे कि यहाँ हम साम्राज्य विस्तार भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय राजा रहे वो भारतीय राजा पहले यूरोपीय कंपनी को क्या किए, सहायता किए उनके व्यापार के विस्तार में। लेकिन आगे चल के फिर यूरोपीय कंपनियों ने ये सोचने लगे कि वो क्या है, सहायता इस कारण किए थे क्योंकि यूरोपीय कंपनी भारतीय राजाओं को कर देते थे, इनकी सामग्री खरीद के लेके जाते थे तो भारतीय राजाओं को लाभ होता था, साथ में कर भी देते थे तो भारतीय राजाओं को दुगना लाभ होता था। लेकिन यूरोपीय कंपनी अब ये सोचने लगे कि आगे चल के हम भारतीय राजाओं को ही क्यों लाभ दे, हम अब यहीं अपना एक साम्राज्य विस्तार करते हैं, एक सामाजिक सत्ता बनाते हैं और एक राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते हैं, जिससे हम आपका निर्विरोध व्यापार कर सकते हैं, किसी को कर देने की हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसी के क्रम में फिर जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी रहे, उन्होंने आपका एक राजनीतिक क्रम रहा, वो उनके वायसराय आए और वायसराय यहाँ क्या है, एक राजनीतिक और व्यापारिक सत्ता स्थापित की। अब हमको उन्हीं को पढ़ना है, उनसे ही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी गत परीक्षा देख लीजिए या प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक, कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। आपसे भी निवेदन है कि आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये जो दूसरा उसका पार्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक, यूरोप महाद्वीप से ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से आपका केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहाँ आए थे, आपका भारत आए थे और यूरोप से भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वहाँ वो कहाँ आए थे, तो वो भारत में वो कलिकट आए थे और कलिकट में उस समय राजा जमोरिन का क्या हुआ करता था, आधिपत्य या साम्राज्य हुआ करता था, जो कि एक हिंदू राजा थे। ठीक, और वो क्या है, उसके बाद फिर से जो राजा जमोरिन है वो वास्को डी गामा का और उनके साथ आए हुए व्यक्तियों का क्या करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद उनको जड़ी बूटी मसाला देके फिर से वो कहाँ चले जाते हैं, आपके यूरोप चले जाते हैं। यूरोप में उन सब का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं और विक्रय करने पे उनको कितना गुना लाभ मिलता है दोस्तों, 60 गुना लाभ मिलता है। अब जो भी कंपनी व्यापार करने के लिए आती है वो आर्थिक लाभ की दृष्टिकोण से ही व्यापार करती है। चाहे आप व्यापार करिए, चाहे मैं व्यापार करूं, आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही व्यापार होगा। तो देखते हैं जो पुर्तगाली होते हैं या यूरोपीय कंट्री होते हैं, ये देखते हैं कि भारत में इतना ज़्यादा भारत की वस्तुओं का यूरोप में विक्रय करने से हमको इतना ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो क्यों ना भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित की जाए और साथ में हम यहाँ से व्यापार करें। तो इसी के क्रम में आपके 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम मैंने उस दिन बताया था आपको, इनका नाम रहता है पेड्रो अल्ब्रोज नाम के एक व्यक्ति होते हैं। ये फिर से 1500 ईस्वी में कहाँ आते हैं, भारत आते हैं, केरल आते हैं और केरल से फिर से क्या करते हैं, आपके वस्तुएं ले जाके यूरोप में क्या करते हैं, उनका विक्रय करते हैं और उनको भी 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसी के कड़ी में आपका फिर मैंने बताया था आपको 1502 ईस्वी में क्या हुआ, वास्को डी गामा पुनः भारत आए और 1503 ईस्वी में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, जहां भारत से
प्राप्त वस्तुओं का वो क्या करते थे, संग्रहण करते थे और संग्रहित वस्तुओं को फिर ले जाके वो यूरोप में विक्रय करते थे और लाभ कमाते थे। यहीं से एक व्यापारिक सत्ता स्थापित होती है। यूरोप का व्यापार भारत से और भारत की वस्तुओं का यूरोप में विक्रय प्रारंभ हो गया। यहीं से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंपनी भारत आए तो उन्होंने, भारतीय राजाओं ने उनका व्यापारिक विस्तार के लिए सहायता किया। व्यापारिक विस्तार के लिए सहायता किया क्योंकि जो भारत की वस्तुएं हैं उनको खरीद कर ही यूरोप में विक्रय करने के लिए पुर्तगाली या फिर यूरोपीय कंट्रीज लेके जाते थे। लेकिन आगे चल के उनको क्या है, भारतीय राजाओं को क्या करना पड़ता था, मूल्य अदा करना पड़ता था और साथ में ये हो जाता था कि भारतीय राजाओं को कर भी अदा करना पड़ता था। तो यहाँ से यूरोपीय कंट्रीज या फिर पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी ने ये सोचा कि हम भारतीय राजाओं को ही क्यों कर दे या मूल्य अदा करें, क्यों ना हम भारत के राजनीतिक सत्ता पे और साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण पे कार्य करें, जिससे हम किन्हीं को लाभ नहीं देना पड़ेगा, स्वयं ही हम लाभ लेके यूरोप में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, भारत से यूरोपीय व्यापार कर पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण से फिर आगे चल के क्या हुआ, पुर्तगालियों की एक राजनीतिक या फिर साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से यहाँ वायसराय आए और वायसराय ने यहाँ के व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को क्या किया, आपका संचालित किया। इसी के दृष्टिकोण पे देखते हैं आगे चल के कि पुर्तगालियों का साम्राज्य विस्तार या पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 में पुर्तगाली आए थे। कौन, वास्को डी गामा। अभी मैंने इसी चीज को बताया था। ठीक, आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बता चुका हूं कि पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। और ये नया चीज है वो दूसरी कोठी, सेकंड आपकी जो फैक्ट्री या सेकंड कोठी उन्होंने स्थापित किया आपका 1505 में आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में स्थापित करते हैं वो अपनी द्वितीय कोठी या फिर आपका दूसरा फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पहला तो आपको याद है 1503 में करते हैं और 2 साल बाद अपनी दूसरी करते हैं आपका 1505 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, यहां से एक चीज और बता देता हूं, जो वास्को डी गामा ने भारतीय मार्ग की खोज की थी तो अकेले नहीं की थी, इनका एक पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। कौन, पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, इनको पथ प्रदर्शन दिया। उनका नाम था अबुल मजीद नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इनका क्या किया, मार्गदर्शन किया। कहां तक, यूरोप से केप ऑफ गुड होप या उत्तरी अथमांसा अफ्रीका महाद्वीप होते हुए भारत पहुंचने के लिए क्या किया था, पथ प्रदर्शक, गुजरात के पथ प्रदर्शक थे अबुल मजीद। इनके मार्गदर्शन में ही जो वास्को डी गामा थे वो भारत आए थे। कब, 1498 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमने इससे पहले देखा कि आगमन देख लिया, कोठी कहां कहां, 2 कोठी स्थापित, पहला कोचीन में, दूसरा आपका कोन्नूर में। फिर इसके बाद अब राजनीतिक सत्ता और व्यापारिक संचालन के लिए पुर्तगालियों ने गवर्नर जनरल भारत भेजे, जिसमें पहला क्रम आता है अल्मीड़ा का। इनका पूरा नाम था फ्रांसिसो द अल्मीड़ा। ठीक, जिनका कालक्रम रहता है 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक के ये कार्य करते हैं। कौन, अल्मीड़ा। ठीक, ये आपके प्रथम वायसराय रहे हैं, प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहे हैं, इनको गवर्नर भी कहा गया। ठीक, प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहे हैं, इनको गवर्नर भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया या फिर शांत जल की नीति कही गई। यह नीति में यह हुआ कि इन्होंने यह नीति हिंद महासागर में चलाई थी कि जो भी आपके यूरोपीय या अन्य देशों, अन्य महाद्वीप या अन्य देशों से जो भी क्या आएंगे, आपके जहाज आएंगे, उनको अब भारत में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से परमिशन या अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी के तहत वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं और भारत से कोई भी वस्तुओं का आयात या निर्यात कर सकते हैं। यही थी आपकी फ्रांसीसी द अल्मीड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इनके कार्यकाल में जो फ्रांसीसी द अल्मीड़ा है, इनके कार्यकाल में 2 युद्ध लड़े गए हैं। 2 युद्ध इन्होंने लड़ा, किससे लड़ा था, तो इन्होंने युद्ध संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा से इन्होंने युद्ध लड़ा था। और यह युद्ध क्या था आपका,
पहला युद्ध 1508 में लड़ा इन्होंने, किससे? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा से लड़ा, और जिसमें ये पराजित हो गए। लेकिन पहले युद्ध में पराजय तो हुए, लेकिन दूसरे बार फिर से इनको इन्हीं नौसेना बेड़ा, जो संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़ा था, उससे फिर से युद्ध हुआ, जो आपका 1509 में हुआ, और ये क्या हो गए? आपके विजित हो गए। और अल्मीड़ा जो थे, अल्मीड़ा दूसरा युद्ध जीत गए, और यहीं से जो हिंद महासागर वाला प्रांत था, हिंद महासागर वाला जो प्रांत था, इसको पुर्तगाली सागर के नाम से, पुर्तगाली सागर के नाम से भी क्या हो गया? ये प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये जो नीति थी वो हिंद महासागर में चल रही थी, इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति। इस कारण इसको अब पुर्तगाली सागर भी कहा गया। यहीं से पुर्तगालियों की शक्ति अब जल सैनिक शक्ति के रूप में क्या हो गई? एक विशाल शक्ति के रूप में उभरने लगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। इसके बाद द्वितीय वायसराय या द्वितीय गवर्नर जनरल बनके अलबुर्क आते हैं। ठीक, इनका नाम रहता है आपका अल्फांसो द अलबुर्क नाम रहता है। आपको शॉर्ट नाम ही याद करना है, पूरा नाम याद मत करिएगा, भूल जाएंगे, क्योंकि आप, इनका नाम रहता है अलबुर्क, जो कि 1509 से 1515 तक के भारत में रहते हैं। पुर्तगालियों का शासक बनके आपका 1509 से 1515 तक के रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कोई था तो वो थे अलबुर्क, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कोच्चिन को। ठीक, किसको राजधानी बनाई? कोच्चिन को, जो इनका पहली कोठी थी उसको इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई, कोच्चिन को। ठीक, और इन्होंने साम्राज्य विस्तार पे भी ध्यान दिया। इन्होंने गोवा जीत लिया 1510 में। इन्होंने क्या जीत लिया? आपका गोवा को जीत लिया। ठीक, गोवा को किनसे जीता? तो बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक आदिल शाह से इन्होंने क्या कर लिया? आपके गोवा को छीन लिया, उनसे गोवा को जीत लिया। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहीं से पुर्तगालियों का गोवा क्या है? आपका उनके हाथ में आ गया। याद रखिए, गोवा को 1510 में जीता, और पुर्तगाली ही एक शक्ति थी जो आई भी प्रथम 1498 में और गई भी अंतिम। गोवा को भारत सरकार ने 1961 में क्या किया है? भारत के अधिपत्य में लिया है। तो पुर्तगाली आपका भारत में 1498 में आए और 1961 तक थे। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आए पहले और गए सबसे अंतिम में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने एक नीति अपनाई, विवाह की नीति अपनाई। ठीक है, विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति वह नीति थी जो पुर्तगाली, अब ये क्या किए? अलबुर्क बोले कि अब हम यहाँ क्या है? अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो पुर्तगाली व्यक्तियों का हिंदू या फिर भारतीय स्त्रियों से विवाह किए, और यहाँ से उन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, यही इनकी क्या थी? आपकी विवाह की नीति थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसने एक और नीति अपनाई है जिसको मैंने 3G लिखा है। ध्यान रखिए, 3G, पहला गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, इनकी 3 नीति है। 3G यानी कि होता है आपका 3 बार G। ठीक, याद रखिएगा, 3 बार G का मतलब वो मोबाइल फोन वाला 3G नहीं है, ये इसका पहला मतलब है गॉड। ठीक, ये यहाँ आए थे, भारत में आए तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार किया, और वो गॉड कहते हैं हम ईसा मसीह को, तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। दूसरा गोल्ड, गोल्ड मतलब यहाँ ये आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से आए थे और व्यापार कर रहे थे, आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही व्यापार कर रहे थे। तीसरा ग्लोरी, तो यहाँ से समझिएगा, ये ग्लोरी का मतलब ये है कि यूरोप, जिस समय ये भारत आए थे उस समय यूरोप में एक प्रतिस्पर्धा का दौर प्रारंभ हो गया था। सभी यूरोपीय शक्तियां जो थी, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे आपका डच हो, चाहे कोई भी शक्ति क्या कर रही थी? एक दूसरे से हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र में हर एक देश क्या करना चाह रहा था? विकास करना चाह रहा था। उसी के दृष्टिकोण से ये तीसरा जी था ग्लोरी, ताकि ये चाह रहे थे कि हम भारत से व्यापार करके यूरोप में अपना क्या है? साम्राज्य भी विस्तार करें, अपनी आर्थिक स्थिति भी विस्तार करें और एक विशाल शक्ति के रूप में उभरे। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। इसके बाद
फिर से देख लीजिए, अलबुर्क आपके वास्तविक संस्थापक थे, ठीक, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये क्रम में दूसरे क्रम के आपके क्या थे, आपके गवर्नर जनरल या वायसराय थे, ठीक। इन्होंने राजधानी कोचीन को बनाई, ठीक है, राजधानी, और अपना कार्यालय स्थल भी इनका कोचीन ही था। साम्राज्य विस्तार 1510 में इन्होंने गोवा को छीन लिया, किससे, बीजापुर के शासक आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया या गोवा को जीत लिया, ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति क्या थी आपकी, पुर्तगाली हिंदू स्त्रियों से विवाह करते थे, ठीक, जो पुर्तगाली थे वो भारतीय महिलाओं से, भारतीय स्त्रियों से विवाह करते थे, जिनसे यह अपना क्या किए, जनसंख्या वृद्धि और साम्राज्य विस्तार करने लगे, ठीक। और इन्होंने 1515 में प्रथम चर्च बनाया गोवा में, जिनका नाम था आपका सेंट जोवियत चर्च। सेंट जोवियत चर्च का निर्माण किया था इन्होंने, और ये भारत का प्रथम चर्च था जिसका निर्माण इन्होंने गोवा में किया था। इनके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं नूनो डी कुन्हा, ठीक, नूनो डी कुन्हा गवर्नर जनरल बन के आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, इधर मैं मिटा देता हूं। नूनो डी कुन्हा गवर्नर जनरल बन के भारत आते हैं। याद रखिएगा, इनका कालक्रम है 1529 से लेके 1538 तक के आपका कार्यकाल चलता है आपका नूनो डी कुन्हा का। याद रखिएगा, ये राजधानी बनाते हैं गोवा को। यहीं से याद रखिएगा, दो चीज एक साथ रिलेट हो रहा है। अलबुर्क ने, जो अलबुर्क थे, इन्होंने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता, लेकिन इसको नूनो डी कुन्हा ने आपका क्या कर दिया, राजधानी बनाया और अपना कार्यालय स्थल बना दिया। यहीं से इनका व्यापारिक कार्य होने लगा, कहां से, गोवा से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दो चीज जीता, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और दो जगह को जीता। कौन कौन से दो जगह, 1535 में इन्होंने दीव को जीत लिया, ठीक है, 1535 में इन्होंने दीव को जीत लिया। और 1559 में, याद रखिएगा, ये 38 तक रहते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद जब दीव हमारे हाथ में आ गया तो उसी के समीपवर्ती क्षेत्र था ये दमन, जो उसी का समीपवर्ती क्षेत्र था ये दमन, उसको इन्होंने क्या कर दिया, 1559 में इन्होंने दमन को जीत लिया, ठीक। दमन एंड दीव हम लोग एक साथ देखते हैं आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, लेकिन पहले दीव को 1535 में जीता और 1559 में इन्होंने किसको जीत लिया, दमन को जीत लिया, ठीक। लेकिन ये 1538 में नूनो डी कुन्हा जो रहते हैं ये वापस चल देते हैं, लेकिन उनके बाद पुर्तगाली शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाए रहती है और इनके हर क्षेत्र में इतना विकास हो जाए रहता है कि इन्होंने 1559 के आते आते दमन को भी जीत लिया। दमन और दीव पुर्तगालियों के अधिपत्य में आ गए, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। जो अल्मीड़ा थे, अल्मीड़ा पहले वायसराय या पहले गवर्नर थे किनके, पुर्तगालियों के। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो क्या थी आपकी, अब जो भी नौसैनिक जहाज आएंगे वो पुर्तगालियों के परमिशन से ही भारत में आ पाएंगे। यह इनकी पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। युद्ध इन्होंने संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़े से किया था। एक युद्ध 1508 में हार गए थे, लेकिन 1509 में जीत गया था। आगे चल के इन्होंने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से क्या कर दिया, संबोधित कर दिया, और जो भी हिंद महासागर में जहाज आते थे उनको पुर्तगालियों का अनुमति या परमिशन लेना पड़ता था। यह हुआ आपका पुर्तगाली का राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक साम्राज्य विस्तार में आए हुए गवर्नर जनरल का कार्यक्रम, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम डचों के लिए। जो डच आए तो नेक्स्ट ये आपका पुर्तगाली खत्म होता है। इतने से ही पुर्तगालियों के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इतना आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं डच। तो डचों के लिए याद रखिएगा, डच कब आए थे भारत, तो डच 1595-96 में भारत आते हैं, ठीक। डच कब आए भारत, 1595-96 में भारत आते हैं डच, ठीक है। यहीं से याद रखिएगा 1595-96 में जब डच भारत आए तो कैसे आए, तो ये आपका यूरोप है, यूरोप से वो आपका केप ऑफ गुड होप, ये आपका केप ऑफ गुड होप
केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचे, ये भारत आए। ठीक, लेकिन भारत नहीं आते हैं, ये कहां आते हैं, आपका पूर्वी एशिया आते हैं, पूर्वी एशिया। केप ऑफ गुड होप होते हुए एशिया तो आए, लेकिन पूर्वी एशिया मतलब ये जो इंडोनेशिया वाला एरिया है, इसमें सुमात्रा द्वीप जो है यहाँ आते हैं, और इंडोनेशिया वाले एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले व्यक्ति थे हाउटमैन, ये डच नागरिक थे हाउटमैन। ये हाउटमैन आते हैं, ठीक, 1595-96 में। कहां से, आपके यूरोप से केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप होते हुए पूर्वी एशिया आते हैं, सुमात्रा द्वीप आते हैं, और यहां इन्होंने क्या की, मसालों की खोज प्रारंभ कर दी। मसालों की खोज क्या कर दी, आपकी प्रारंभ कर दी। और मसाले यहां से इनको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। मसाले प्राप्त हुए तो इन्होंने भी मसाले को फिर सुमात्रा द्वीप से ले जाके कहां, यूरोप में विक्रय किया, और इनको भी बहुत अधिक मात्रा में, इनको भी क्या हो गया, बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक क्या हो गया, आपका लाभ हुआ। किनको, डचों को सर्वाधिक लाभ हुआ, यहाँ के मसालों को विक्रय किया। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि हम भारत में भी तो जा सकते हैं, भारत में भी तो व्यापार कर सकते हैं, तो फिर ये भारत की ओर गए। तो भारत की ओर मैंने बताया कि ये कहाँ गए, आपका मछलीपट्टनम गए, मछलीपट्टनम गए, मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। तो भारत से डचों ने, भारत से जो डच रहे, इन्होंने कपड़े क्या किया, भारतीय कपड़ों को ले जाके कहां का विक्रय किया, भारतीय कपड़ों को ले जाके यूरोप में विक्रय किया। ठीक है, और भारत से ये भारतीय कपड़ों के लिए ही आकर्षित हुए, और भारतीय कपड़ों को जब यूरोप में आके, गर्म कपड़ों को, भारतीय जो गर्म कपड़े रहे उनको यूरोप में जाके जब विक्रय करने लगे, तो इनको अत्यधिक लाभ हुआ, और अत्यधिक लाभ हुआ तो इसी के लाभ को देखते हुए ये भारत से कपड़ों का ही क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और जो इंडोनेशिया वाला एरिया, सुमात्रा द्वीप है, ये इंडोनेशिया वाले एरिया से ये मसाले मिल जाते थे इनको। तो भारत में ये केवल कपड़ों के लिए ही आए, और कपड़ों के लिए इन्होंने पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1605 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित कर ली। भारत से कपड़ों का ही विक्रय करते थे, भारतीय कपड़ों को यूरोप में क्या करते थे, विक्रय करने लगे, और इनको मसाला तो आपका इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप वाले जगह से मिल जाती थी। डचों ने इसी आपके क्राइटेरिया पे यहाँ क्या किया, व्यापार किया, और यहाँ विस्तार की नीति तो अपनाई। लेकिन आगे चल के जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजी सत्ता आई, अंग्रेजी सत्ता ने एक इनके साथ युद्ध हुआ था, अंग्रेजी सत्ता के साथ इनका युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। जो बेदरा नामक स्थान है, ये बंगाल में है। बंगाल में जो स्थान है बेदरा नामक स्थान में इनका अंग्रेजों से, डचों का डच वर्सेस अंग्रेज युद्ध होता है। ठीक, डच वर्सेस अंग्रेज, और डच इस युद्ध में भारत से क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, और भारत से इनकी सत्ता निष्कासित हो जाती है। इनकी सत्ता भारत से क्या हो जाती है, आपकी निष्कासित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के आने से भारत में कुछ चीजों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, कुछ नवीन चीज आए थे। उन नवीन चीजों की बात मैं करता हूं, याद रखिएगा। पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो याद रखिएगा, इन्होंने काजू की खेती, गन्ना की खेती, ठीक है, पपीता की खेती, ठीक, तंबाकू की खेती, ये सब की खेती ये पुर्तगाल से लेके आए थे। जो भारत के लोग हैं ये सब की खेती करना नहीं जानते थे, और इन सब की जानकारी पुर्तगालियों ने ही भारत को दी है। यहीं से याद रखिएगा, यहाँ पास और डाल सकते हैं आप, अल्फांसो आम, ये सब की खेती आपका किसका देन है, पुर्तगालियों की ही देन है। भारत में भारत के लोग इन सब की खेतियों के लिए ज़्यादा क्या नहीं थे, प्रांगत नहीं थे। याद रखेगा, पुर्तगालियों की ही देन है आपका प्रिंटिंग प्रेस वाली जो नीति है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, आज प्रिंट होता है, ये सब की देन भी पुर्तगालियों की है। प्रिंटिंग प्रेस की आधुनिक तकनीक भारत में पुर्तगाली ही लेके आए थे। ठीक,
ठीक है दोस्तों, यहाँ से डच भी समाप्त हो गया। डच में हाउटमैन थे जो आए थे आपका यहाँ, ठीक। डचों ने भारत से सिर्फ कपड़ों का व्यापार किया था और मसाले उनको इंडोनेशिया वाले एरिया से मिल गए थे। डच निष्कासित हुए थे कब? 1759 में बेदरा के युद्ध से इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में अंग्रेज ने डचों को पराजित कर दिया और डच कहां से निष्कासित हो गए? आपका भारत से निष्कासित हो गए। लेकिन जो आपके पुर्तगाली थे ये आपके 1961 में आपका गोवा को भारत सरकार ने जब अपने में शामिल कर लिया सैन्य शक्ति के तहत, तभी आपके इनकी सत्ता भारत से या पुर्तगाली भारत छोड़ के वापस गए थे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा और जो भी पॉइंट मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज और फ्रांसीसी को एक साथ देखेंगे बहुत अच्छे से। यही दो यूरोपीय शक्ति और हमारे पास बची है जिनकी राजनीतिक सत्ता और इनके क्रम के गवर्नर जनरल भी हमको बहुत अच्छे से देखने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं बताया है नेक्स्ट में हमने अंग्रेज और फ्रांसीसी को देखना है। ठीक, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।